हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड्स में। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको वीडियो देने वाले हैं, इसमें गोधूली का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, उन सभी प्रश्नों को साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए छोटू, सबसे पहले आप सबके पीछे क्वेश्चन ये है 19 नंबर से। क्वेश्चन नंबर एक से लेकर के 18 तक आपको पार्ट 1 वीडियो में मिलेगा, और पार्ट 1 वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं। कहता है पहला 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? यानी भारत की जो बहुजातीयता है वो मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो सटीक आंसर है उत्तर, लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसी साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास का देन है। वो कैसे? तो देखिए, परंपरा का मूल्यांकन आप पढ़े होंगे ना, जिसका लेखक रामविलास शर्मा है। तो उनके अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास का ही देन है वास्तविक में। और जो हमारी संस्कृति है वो महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है, जो एकता स्थापित करते हैं। और हमारे इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो देखिए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनें जो उनकी तीनों बहनों था ना, बहनों का जन्म रामपुर एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का जो संबंध था ना, वो बहुत गहरा संबंध था। उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था, और जो बिरजू महाराज है उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता रहता था। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल वीडियो जो है आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाया गया है। अब देखिए 21 नंबर का सवाल में कहता है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है। देखिए उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज के जो गुरु थे वो उनके पिताजी थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे और वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वह अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। समझ में आ रही है ना? तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे तो पूछा जाएगा, तो उनके पिता ही गुरु थे। और उनका संक्षिप्त परिचय मांगा गया है, तो उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा भी ली थी। और बिरजू महाराज के जो पिता है वो एक नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे और वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। 22 नंबर में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो अभिनव जो है वह एक ईसाई मठ है। आपसे पूछा गया ना क्या है, तो एक प्रकार का ईसाई मठ है। और कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। समझ में आ रही है? तो अभिनव क्या है पूछा जाएगा, तो वो एक ईसाई मठ है और कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। उसके बाद 23 नंबर में, हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है और वही क्वेश्चन को इस वीडियो में दिया भी गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर कैसे याद करना है। देखिए, हर वर्ष एवेन्यू गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। मतलब पूछ रहा है ना कि हर बरस एवेन्यू में कब और कैसे समारोह हुआ करता है। तो हर बरस जो एवेन्यू है ना, उसमें गर्मियों के समय में एक बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है, ठीक है। 24 में कह रहा है नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। नदी और लेखक में जो नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक ये कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। समझ रहे हैं? जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं होता। और जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं ना, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। तो नदी और कविता में जो अंतर है वो कवि के द्वारा बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। और ये भी काफ़ी BBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये PYQ भी है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि नदी और कविता में क्या समानता है। तो नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक ये कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगहों से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। और जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं होता है, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं होता है। और जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 25 में मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही BBI है कि मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन हो वहाँ से मछली निकाल कर खेल सके। समझ गए? तो मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो बच्चे चाहते थे कि हम मछली के साथ खेलें, और इसके लिए वो किसी एक मछली को कुएं में डालना भी चाह रहे थे, ताकि जब मन करे वहाँ से मछली निकाले और निकाल कर खेल सके, ठीक है। फिर कह रहा है 26 का क्वेश्चन, मछलियाँ लिए घर आने के बाद पिता ने क्या किया। देखिए मछली के घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उनके साथ खेलने लगा। मतलब जब मछली घर आया तो बच्चों ने क्या किया, जब मछली घर आया तो बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उनके साथ खेलने लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। देखिए इसका उत्तर है कि मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट ना ले। मतलब डर ये था कि कहीं उसको मछली जो है ना वो काट ना ले, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, क्योंकि उसको डर था कि मछली काट ना ले। 28 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। अब देखिए मछली और दीदी में क्या समानता है। तो लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ी कि मछली जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी। समझ में आ रही है ना। मछली जो है जल जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है 29 नंबर में, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है। तो देखिए डुमरांव में जो नरकट नाम का पौधा पाया जाता है, जिससे शहनाई बनाई जाती है, और इसीलिए डुमरांव की महत्ता अधिक है। मतलब डुमरांव जो है ना, वो देखिए शहनाई बजाने के लिए जिस नरकट का प्रयोग किया जाता है वह कहाँ पाया जाता है, डुमरांव में ही पाया जाता है। समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए डुमरांव जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी उनकी महत्ता अधिक है।
फिर 30 नंबर में कह रहा है मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जो जुड़ाव है उनका परिचय पाठ के आधार पर दें। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान और मुहर्रम जो है ना उनका क्या जुड़ाव का परिचय बताना है। तो देखिए मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान की जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठता था, मतलब काफ़ी जुड़े हुए थे मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, समझ रहे हैं ना। मुहर्रम का मतलब ही होता है बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खान के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। खास बात यही है कि जब भी मुहर्रम आता था ना तो उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता था। तो बहुत ज़्यादा घनिष्ठता था ये मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर में। आप देख पा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती थी। देखिए बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुंह करके प्रणाम करके शहनाई बजाते थे, ठीक है। यानी काशी से बाहर जब करने जाते थे ना प्रदर्शन तो काशी की ओर मुंह करके प्रणाम करते थे और फिर शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हम अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी जन्म भूमि और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए, इससे हमें यही सीख मिलता है। और 32 नंबर में कह रहा है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो गांधी जी का बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं। यानी अगर अहिंसक प्रतिरोध से कोई शिक्षा मिल रहा है तो बढ़िया शिक्षा है, साथ ही साथ उसका व्यवहार अगर अच्छा है तो ये बढ़िया शिक्षा है। जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है, केवल वही शिक्षा जो है बढ़िया शिक्षा है। समझ में आ रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। देखिए बीबीआई क्वेश्चन भी है और प्लस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। अब देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। शरीर का भी, बुद्धि का भी और आत्मा तीनों का विकास हो। समझ में आ रही है ना। तो पूछा जाएगा गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है, वो तो आप समझ गए। और अभी शिक्षा का अभिप्राय क्या है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय होना चाहिए कि केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे शरीर का भी विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो और आत्मा का भी विकास हो। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। देखिए गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखने पढ़ने के साथ साथ अगर कुछ कारीगरी और तालीम सीख लेंगे तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव होगा। यानी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर बच्चा कुछ हाथ का कला सीख लेता है ना, कारीगरी और तालीम, तभी उसका मस्तिष्क और आत्मा का विकास संभव है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों गोधुली देखिए अभी जो आपने पढ़ा है ये इस पार्ट 2 वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के टोटल कितना क्वेश्चन अभी करवाए, तो टोटल 34 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। यानी 19 से लेकर 34 क्वेश्चन करवाया गया। ये पार्ट 2 वीडियो था और पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को करवाया गया था 1 से लेकर 18 तक, यानी कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन। समझ में आ रही है। गोधुली बुक से जो है, गोधुली बुक से केवल प्रोज सेक्शन से, यानी कह सकते हैं गद्य खंड से, गद्य खंड से आपका जो है कुल 34 क्वेश्चन को छाटा गया है। इसके बाद हम आपका पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे और उस पार्ट 3 वीडियो में मिलेगा काव्य खंड, ठीक है। काव्य खंड का जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे पार्ट 3 वीडियो में। सो आप लोग पार्ट 3 वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।